दोस्तों, ये हमारे 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी किताब है। इसकी कंटेंट्स को देखते हैं क्या क्या सिलेबस में है एनसीईआरटी के। तो पहला आपका चैप्टर जो है एनसीईआरटी में वो रियल नंबर्स का है। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करेंगे पहले नंबर्स से। नंबर्स क्या होते हैं पहले इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर हमारे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। आपका वन टाइप रहेगा रियल नंबर, आपका टाइप टू रहेगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर दोस्तों कौन से होते हैं और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। रियल नंबर्स, रियल मतलब जो वास्तव में है, जो इस दुनिया में वास्तव में एग्जिस्ट करता है और जो नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। हमारी नंबर लाइन जो है ऐसी होती है और उस पर कई तरीके के नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ये इनफाइनाइट तक चलेगा, तो ये इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। और इनके भी बीच आपको 1/2, 3/2 और डेसिमल नंबर्स देखने को मिलते हैं। रूट में नंबर देखने को मिलते हैं, √3, √2, 2। तो ऐसे सभी नंबर रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर जितने भी होते हैं वो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, मगर इमेजरी नंबर, रियल नंबर तो एग्जिस्ट करते हैं, मगर इमेजरी नंबर जो होते हैं नंबर लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इमेजरी नंबर कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल x² + 4 को लिया तो x² -4, x² स्क्वायर उधर गया, रूट चढ़ गया और माइनस रहा अंदर, ±√2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अंदर जो है रूट में माइनस है, माइनस का 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं जब माइनस का 2 है तो ये ऐसे जो नंबर हैं जो रूट के अंदर माइनस को लिए बैठे होते हैं वो इमेजरी नंबर होते हैं। इमेजरी नंबर होते हैं -√3। अब इस माइनस को भी ख़त्म करने के लिए आगे चल के आपको एक साइन यूज करने को मिलेगा आयोटा का, इसे कहते हैं आयोटा। तो ये तो क्लास 12th की बात हो गई, फर्स्ट ईयर की बात हो गई, ये आगे चल के सीखेंगे। मगर हमें अभी क्या पता होना चाहिए, रियल नंबर और इमेजरी नंबर। तो दोस्तों अब रियल नंबर में भी कई नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम क्लास फर्स्ट से लेकर अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। नंबर सिस्टम हर बार पढ़ते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? सभी काउंटिंग नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ये हमारा इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट, मगर सबसे बड़े की तो कोई पता नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाती है और इनफाइनाइट तक पता नहीं कौन सा नंबर नेचुरल नंबर सबसे बड़ा हो। तो सबसे छोटा तो पूछ लेते हैं एग्जाम में, सबसे बड़ा भी नहीं पूछते हैं। अगला हमारा नंबर है होल नंबर। होल नंबर बच्चों, होल नंबर्स भी क्या होते हैं? बेसिकली नेचुरल नंबर ही होते हैं, मगर उनमें एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है कि वो जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। तो होल नंबर क्या होंगे? तो होल नंबर को कह सकते हैं हम होल
numbers are basically the natural numbers but they also include, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ज़ीरो। ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं तब ये क्या बनते हैं, हमारे होल नंबर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नेचुरल नंबर कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक लिखते हैं, मगर उसमें ज़ीरो को भी जब हम इंक्लूड कर लेंगे नेचुरल नंबर में तभी हमारे होल नंबर्स कहलाएंगे। इसे डिनोट करने का क्या है, कौन से नंबर से साइन से डिनोट करते हैं, तो इसको W से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय W। बच्चों अगला हमारा नंबर है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, एक बार रिवाइज कर लेंगे। इंटीजर्स आर द collection of whole numbers. Integer are the collection of whole numbers plus, इसमें प्लस कैसे करेंगे, the negative values of the नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, यानी होल नंबर का कलेक्शन तो होता है, प्लस द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द नेचुरल नंबर्स, मगर नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव वैल्यूज भी इसमें ऐड होती हैं। फॉर एग्जांपल हम ये नंबर लाइन लेते हैं, इस पर हम होल नंबर को इंक्लूड मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, मगर ये नेचुरल नंबर के नेगेटिव ऐसे लिख लें तो इसमें नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव इंक्लूड कर लें और होल नंबर, तो ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। आया बच्चों समझ में। अगला हमारा नंबर है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन सबसे कॉमन है, फ्रैक्शन बहुत पढ़ी है बच्चों हमने, तो फ्रैक्शन तो सभी को पता ही होगी। तो फ्रैक्शंस क्या होती है इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैक्शंस आर दी numbers that are written in the form of a upon b। फ्रैक्शंस क्या होती हैं, फ्रैक्शंस आर द नंबर्स दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b। a upon b के फॉर्म में लिखने वाले नंबर्स फ्रैक्शन कहलाते हैं, फ्रैक्शन कह सकते हैं। मगर इसमें भी क्या, जो हमारा a है, जो न्यूमरेटर है a, वो हमारा होल नंबर होगा, और जो b है वो हमारा नेचुरल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल होल नंबर में बेसिकली ज़ीरो के अपॉन में नेचुरल 1 ले लें, पहला नंबर ले लिया, तो ये भी एक तरह की क्या है, फ्रैक्शंस है, मगर ज़ीरो के अपॉन में ज़ीरो लें तो ये एक फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि b नेचुरल नंबर होना चाहिए। b यहाँ पर ज़ीरो हो गया। फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल भी 1/2, 3/2, 4/5 ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, वो फ्रैक्शंस के होते हैं। अगला हमारा नंबर रहेगा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर को हम कह सकते हैं, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन
be represented in the fraction form p upon q। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फ्रैक्शन फॉर्म p अपॉन q। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया, लगभग फ्रैक्शंस ही होते हैं, मगर फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर में थोड़ा फ़र्क होता है। ये देखो इसके एग्जांपल 1/2, 1, 2, 3 और भी नंबर्स, मगर यहाँ p और q हैं वो हमेशा कैसे नंबर्स होने चाहिए? इंटीजर्स। यहाँ एक कंडीशन रहती है, और q जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1/0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट पहुँच जाएगी, ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो q = नॉट ज़ीरो होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अब बच्चों इसमें अंतर देख लेते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स और रेशनल नंबर में क्या अंतर है? तो सभी जो फ्रैक्शंस हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, मगर सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन 1/2, 1/3, 1/4, 2/5 जितने भी एग्जाम्पल हैं फ्रैक्शन के, वो सभी रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मगर रेशनल क्या हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। तो ये जो 1 में इसके कुछ नहीं है, तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकती हैं, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकती हैं, मगर रेशनल नंबर हो सकते हैं, इसलिए इनमें अंतर होता है। हालांकि अगला हमारा नंबर रहेगा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। अब जब रेशनल नंबर जो होते हैं हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर इरेशनल नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल √3, √2, √5 और पाई है, ये एग्जांपल बहुत आता है इसमें। पाई पूछते हैं एग्जाम में, ये इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? तो लोग समझते हैं कि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है, जो तो रेशनल होती है, मगर ये एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, ये अप्रॉक्स वैल्यू है पाई की। ये 3.14 जो हम लिखते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये एक्चुअल वैल्यू होती नहीं है, ये लगभग अप्रॉक्स वैल्यू होती है। इसलिए जो हम वैल्यूज लगाते हैं 22/7, 3.14, तो ये वैल्यू तो लगती है देखने में रेशनल, मगर पाई वास्तव में क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप नोट करें। फिर कुछ नॉर्मली नंबर हमारे बेसिकली बचे हैं, आप जानते ही होंगे। इवन नंबर को हम कह सकते हैं 2 से डिविजिबल वाले। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 10, 8। और इवन के अलग जो होते हैं ऑड जो होते हैं 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे ऑड नंबर हो गए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने साथ या तो 1 एक फैक्टर लेते हैं, और या इटसेल्फ एक फैक्टर के रूप में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया 2 को लिखेंगे 1 × 2, तो 1 एक फैक्टर है और 2 का 2 एक फैक्टर है, तो यहाँ पर फैक्टर 2 ही हैं। 5, 1 एक फैक्टर है, 5 है, यानी 1 एक फैक्टर होगा और इटसेल्फ में भी एक फैक्टर होगा। 7, 1 × 7, तो 1 और 7 यही 2 ही फैक्टर हैं 7 के। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब देखेंगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने साथ 2 से अधिक फैक्टर को लिए बैठे होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 है, 4 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 1 × 2 तो फैक्टर देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3 कितने फैक्टर हो गए 4 के? तो 4 के यहाँ पर 3 फैक्टर हो गए। फॉर एग्जांपल 6, 8, 10 ये सभी क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो मोर देन हैव
हैव मोर देन 2 फैक्टर, और प्राइम नंबर वो होते हैं जो एग्जैक्टली 2 फैक्टर ही होते हैं उनके। 1 को इंक्लूड कर लें तो दोनों तरफ 1 को इंक्लूड किया जाए तब की बात कर रहे हैं हम। फिर अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, चैप्टर पे चलते हैं। क्या चैप्टर में दे रखा है बच्चों? हमने पिछली क्लास में देखा है कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी। जैसे हम किसी नंबर है 3 को हम 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 1, रिमाइंडर 1 बचा। ऐसे ही हम 5 को 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 बचा। अब ये सीक्वेंस और ये तरीका ऐसी हर डिविजिबिलिटी वाली बातों में होता है, मगर इससे एक कंक्लूजन निकलता है। हम देखते हैं इसमें रिलेशन क्या निकलेगा। फॉर एग्जांपल 3 को हम अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1। 5 को कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 3, इस 3 को क्या कहेंगे? इस 3 को कहेंगे डिवाइडेंट। और ये 2 है, 2 को क्या कहेंगे? 2 को कहेंगे डिवाइजर। जो डिवाइडेंट को डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है। और जो ये है इसे कहेंगे कोशेंट। और जो बचता है वो हमारा होता है रिमाइंडर। अब ये सब करने के बाद इन सब के बीच में रिलेशन क्या है? जैसे हमने 3 को 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 लिखा है, ऐसे ही हम इनके रिलेशन को दिखाएंगे। डिवाइडेंट क्या है? 3 है, तो डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर। 2 क्या है? डिवाइजर है, तो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या लिखेंगे? रिमाइंडर 1 क्या है? रिमाइंडर है। तो ये रिलेशन हमारा इस तरीके से बनता है जो हमने पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लास में पढ़ रखा है। अब इसी एग्जाम्पल, इसी थ्योरम पर हमारे इस चैप्टर में अलग नाम से, वही थ्योरम अलग नाम से यूज हो रही हैं। फॉर उसे भी देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये नया नाम है मगर कॉन्सेप्ट पुराना है। जैसे कि हम डिवाइडेंट, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर का रिलेशन होता है, बस इस लेमा में हमें वही दिखाना है। 2 नंबर्स होते हैं जैसे 2 और 3, हम 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, बचेगा 1। तो इन नंबर्स का जो रिलेशन होता है वही इस लेमा का कॉन्सेप्ट है। लेमा क्या है? लेमा में दे रखा होगा गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b दे रखे हों, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। q एंड r यूनिक इंटीजर्स भी उसमें एग्जिस्ट करते हों, तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा? सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वहाँ और r यहाँ पर कैसा होगा? r जो होगा v से हमेशा स्मॉलर होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो ये जो हमारी लेमा है इसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। अगला हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस चैप्टर का अगला कॉन्सेप्ट है कि एल्गोरिदम और लेमा में लोग अक्सर उलझ जाते हैं कि एल्गोरिदम क्या होती है और लेमा क्या होती है। तो एल्गोरिदम क्या होती है बच्चों? एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem.
एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम अच्छे से अच्छा तरीका जो यूज करते हैं उसकी जो सीरीज होती है उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। और लेमा क्या होती है? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा जो होती है एक स्टेटमेंट होता है जो पहले ही प्रूव किया जा चुका है, मगर उसका प्रयोग जो है दूसरे स्टेटमेंट को प्रयोग मतलब प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कहते हैं कि ना सभी इवन नंबर्स जो होते हैं 2 से डिविजिबल होते हैं, तो उसका यूज़ हम करते हैं। 4 भी 2 से डिविजिबल होता है, 6 भी 2 से डिविजिबल होता है, 8 भी 2 से डिविजिबल होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम इस पर प्रयोग करते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल जो है वो लेमा को होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, क्या अंतर होता है इसमें। बच्चों अब हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल करना स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल दे रखा है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 452 एंड 4052 एंड 12576। ये जो नंबर दे रखे हैं इनका हम HCF निकालें किससे? यूक्लिड एल्गोरिदम यूज करके। यूक्लिड एल्गोरिदम होती क्या है हमने पढ़ रखी है अभी, A इक्वल टू VQ प्लस R, वेयर R इज स्मॉलर देन V, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। ये हमारी यूक्लिड एल्गोरिदम है। इसका यूज़ अब हम क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में करते हैं कि जो दिए गए जो नंबर होते हैं उनमें से बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है। हमारे पास ये नंबर गिवन है, हमें पता है कि 4000 12000 का अभ्यंतर होता है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो 12576 को हम 4052 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे 4052 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 के 5 1 कैरी, और 3 0 का 0 1 उतार लिया जाएगा, और 3 4 जा 12। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आया? 6 का 0, 7 से 5 गया 2, और 5 से 1 गया 4। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 20 आया है। तो इसको कैसे लिखेंगे स्टेप 1 में? 12576 इक्वल टू, ये हमारा ए हो गया डिविडेंड, जो कि हम इसमें एल्गोरिथम में जो लिखते हैं। अब वी की जगह क्या आ जाएगा? वी की जगह हमारा डिवाइज़र आ जाएगा। तो डिवाइज़र कितना आ जाएगा? 4052, कोसेंट हमारा आया 3 प्लस रिमाइंडर हमारा आया 426। मगर कंडीशन ये है कि अभी ये हमारा HCF नहीं है। HCF कब निकलेगा? जब रिमाइंडर जो है 0 के बराबर होगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया है, तो अभी हमारा जो डिवाइज़र है वो HCF नहीं होगा। आगे भी क्वेश्चनों में यही करना है कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हमें ये प्रोसीजर जो है करते ही जाना है, करते ही जाना है। अंत में जब 0 आएगा वही हमारा डिवाइज़र जो होगा उतने टाइम वही हमारा आंसर होगा, यानी HCF होगा। अगला स्टेप करते हैं। अब हम रिमाइंडर को बना लेंगे डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र है उसे हम बना लेंगे डिविडेंड, और क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। और यहाँ से देखेंगे एक एक स्टेप, एक एक नंबर को छोड़ के। तो यहाँ 42 बचेगा, यहाँ 505, तो डिवाइड करेंगे 40 से लगभग चला जाएगा आपका कोसेंट कितना आना चाहिए फिर यहाँ पर 9 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 0 का 0, 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, और 36 और 1 37। 2 से 0 गया, नहीं जाएगा 2 से 0, तो 2 ही बचेगा। 5 से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी किया, तो यहाँ से आ जाएगा 15, 15 से 8 गया 7, यहाँ 9, 9 से 7 गया 2, और यहाँ पर 3, 3 से 3 गया 0। अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला स्टेप बनेगा, हम पहले डिविडेंड को लिखेंगे, डिवाइज़र की मल्टीप्लाई कोसेंट से करेंगे,
और प्लस में रिमाइंडर लिखेंगे। ऐसी प्रोसीजर आगे चलेगा। अभी तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यहाँ पर हमारी प्रोसेस रुकेगी नहीं, आगे चलती रहेगी प्रोसीजर। फिर क्या करेंगे, हम रिमाइंडर को बनाएंगे डिवाइज़र, और डिवाइज़र जो हमारा पहले वाला था उसे बनाएंगे डिविडेंड। डिविडेंड बना लिया। अब 1 272 1 होता है 272, क्योंकि 2 से ज़्यादा 2 से जाएगा नहीं तो 1 ही लिया यहाँ पर। 10 से 2 गया 8, इधर बचा 1 11, 11 7 गया 4 बचा, और इधर 3 से गया 1 तो 148, फिर रिमाइंडर बचा। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, 402 272 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 148। ऐसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, आने ही वाला आंसर। 2-3 स्टेप बची हैं। तो फिर हम यहाँ 148 को फिर एज अ डिवाइज़र लेंगे और 420 को डिवाइडेंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 ही जाएगा, 2 यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर हमारा 272 आया है डिवाइज़र, तो ये वाला उतारा जाएगा, ये 1 जाएगा तो 148 हो गया। यहाँ पर 12 से 8 गया तो 4, और 6 से 4 गया 2, और 2 से 1 गया तो 1। फिर यही प्रोसीजर, 272 इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 124। फिर वही प्रोसीजर चलता रहेगा, 1 124, अब 8 से 4 गया तो 4, अब 4 से 2 गया तो 2, इधर का बचा 0। फिर यही स्टेप चलता रहेगा हमारा, 148 इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 24। एक बार फिर इसे देखते हैं आगे। 24 से हम 124 को डिवाइड करते हैं। 24 5 जो है हमारा कितना हो जाएगा, 24 5 कितने होते हैं, 5 4 होता है 20, और 5 2 10, और 2 12। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 4 बचा है, तो एक स्टेप और यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4। फिर एक और स्टेप देखेंगे यहाँ पर, अभी तक हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं हुआ है, तो स्टेप अभी तक चलते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। तो 4 से अब हम डिवाइड करेंगे 24 के लिए, और 4 6 24, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो देखेंगे यहाँ पर, बच्चों इसे ऐसे लिखेंगे, 24 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 0। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो है 0 हो गया, तब हमारा जो डिवाइज़र है, लास्ट वाला जो डिवाइज़र है वही हमारा HCF होगा। लास्ट डिवाइज़र क्या हमारा है, लास्ट डिवाइज़र इज 4, सो HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज 4। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने एल्गोरिथम यूज़ किया इसमें, और स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। हमें बाद में रिमाइंडर 0 मिला, हमने तब तक ये स्टेप ऐसे ही चलाया जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल गया हो। और 0 मिलने के बाद हमें जो डिवाइज़र लास्ट में मिला है वही हमारा HCF हुआ। तो HCF हमें कैसे मिलता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तब हमें जो डिवाइज़र लास्ट में मिलता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है ना बच्चों। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा दिया है, सो दैट द एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने एज्यूम किया लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो q है, q के जो मल्टीप्लाई में होगा
वो हमारा क्या होता है, डिवाइज़र होता है। हमने देखा होगा, हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं एल्गोरिदम में। तो a क्या होता है, हमारा डिविडेंड होता है, b होता है डिवाइज़र, और q कोसेंट, r रिमाइंडर। सेम यहाँ पर हमारा बी क्यू प्लस आर ऐसी फॉर्म में 2q प्लस 1 है, 2q है, यहाँ रिमाइंडर 0 है। तो हमारा b जो होगा क्या होगा, 2 होगा। तो हम जब x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 q कोसेंट आएगा, और 2q अपॉन रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचना चाहिए, मान लें r बचता है। तो x इक्वल टू 2q प्लस आर, ये हमारा क्या हुआ, इंटीजर ऐसी फॉर्म में लिखा जाएगा, 2x इक्वल टू 2q प्लस आर। अब r जो क्या होता है, r जो होता है हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है, r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है। तो r को क्या लिखेंगे यहाँ पर, r जो होता है हमेशा 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, 0 को इंक्लूड करते हुए 2 से छोटी, 0 और 1, ये दो वैल्यू होंगी r की पॉसिबल वैल्यू। यदि हम रिमाइंडर को x की वैल्यू 2q प्लस आर में रखेंगे तो 0 रखने पर हमें x इक्वल टू 2q मिलेगा, और x इक्वल टू 2q प्लस 1 मिलेगा जब हम r इक्वल टू 1 रखेंगे। तो हमारे पास दो इंटीजर मिले, x इक्वल टू 2q और x इक्वल टू 2q प्लस 1। अगर हम यहाँ पर q इक्वल टू 1 2 3 कोई इंटीजर वैल्यू रखें तो देखते हैं क्या वैल्यू मिलेगी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, जो कि क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ऐसी वैल्यू मिलती रहेंगी। अगर हम q बराबर यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू रखें तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज़ 3, 2 2 ज़ा 4 इज़ 5, 2 2 2 3 ज़ा 6 इज़ 7। तो ये हमें क्या मिल रहा है, इवन ऑड इंटीजर मिल रहा है। यदि हम यहाँ देखेंगे तो हमें 2q से मिल रहे हैं इवन इंटीजर, और 2q प्लस क्या मिल रहे हैं, ऑड इंटीजर मिल रहे हैं। यही हमें सॉल्व करना था कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो हेंस प्रूव दैट even integer, every even integer is form of 2q and every odd integer is form of 2q plus 1। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इसे सॉल्व करते हैं। लेट x वी आ पॉजिटिव इंटीजर, x को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है। फिर क्या होगा, जो हमारा q में जो मल्टीप्लाई में दे रखा होता है वो हमारा होता है डिवाइज़र, जो हमने पहले भी एग्जाम्पल बताया है। तो डिवाइज़र हमारा कितना है, 4 है। तो 4 से अगर हम x को डिवाइड करें तो q कोसेंट हो हमारा 4q अपॉन में फिर रिमाइंडर जो बचेगा मान लिया r है। तो इसके हिसाब से हमारा इंटीजर क्या हो जाना चाहिए, x इक्वल टू 4q प्लस आर। और हमें पता है r जो है वैल्यू लाई करती है 0 से डिवाइज़र के बीच में, यानी जो r है वो हमारा होता है डिवाइज़र से छोटा होता है और 0 के बराबर या बड़ा होता है। तो यहाँ पर r जो वैल्यू हमारी क्या होती है, डिवाइज़र कितना है 4 दे रखा है और 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से r की कितनी पॉसिबल वैल्यू बन जाती हैं, 0 1
3 तो यहाँ तक 3 तक ही वैल्यू बनेगी, 4 नहीं होगी, 4 जो है उससे r छोटा ही रहेगा। रिमाइंडर हमारे 0 1 2 3 आए। यदि हम इसमें पुट करें तो हमारा इंटीजर बनेगा x इक्वल टू 4q और x इक्वल टू 4q प्लस 1 रखने पर x इक्वल टू 4q प्लस 2 और x इक्वल टू 4q प्लस 3। ये सभी जो इंटीजर्स हैं ये इस फॉर्म में हैं। हमारे दुनिया के जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 की फॉर्म में होते हैं, मगर ये सभी इंटीजर्स हैं। मगर एग्जाम्पल में दे रखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमें सिर्फ ऑड इंटीजर को ही लेना है, पॉजिटिव इवन इंटीजर को नहीं लेना है। अब इवन कौन से होंगे इसमें, जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे और बाकी बचे हुए ऑड होंगे। तो इसमें देख रहे होंगे ये वाला इंटीजर जो है रिमाइंडर 2 इसमें बच रहा है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा और ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बचे हुए ये जो इंटीजर हैं वो हमारे ऑड इंटीजर्स होंगे। तो x इक्वल टू 4q प्लस 1, x इक्वल टू 4q प्लस 3 आर नॉट डिविजिबल बाई 2, so they are positive odd integer। So hence proved that any positive odd integer is of the form 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ये हमारा आंसर हो गया और इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, अ स्वेट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो 420 जो है 420 काजू बर्फ़ी हैं। काजू बर्फ़ी का नाम सुन के मुँह में पानी आ गया हो बच्चों के, तो बच्चों ज़्यादा पानी के बारे में मत सोचो, बर्फ़ी के बारे में क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो 420 हैं काजू बर्फ़ी है, 130 बादाम बर्फीज़ हैं। उनको ऐसे सेटल करना है एक ट्रे में। तो ट्रे जो होती है हमारी इस टाइप की होती है, ठीक है। उस ट्रे में जो है हमें काजू और बादाम वाली बर्फीज़ को सेटल ऐसे करना है कि कम से कम जगह घेरें, लीस्ट एरिया, एंड जो नंबर हो स्टैक के, जो उनकी लाइनें हों वो सेम हो, ठीक है। तो ऐसे हमें रखना है इस ट्रे में। तो मान लिया इस हिस्से में हम रखेंगे काजू बर्फ़ी को और इस हिस्से में रखेंगे हम बादाम बर्फ़ी को। इसकी वैल्यू कितनी है 130 दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है 120 दे रखी है वैल्यू। मान लिया हमने लाइनें बनाई n, लाइनें ऐसे बनाई, ये रखी हमने बर्फ़ी। अब इतना भी नहीं, हमें कम से कम जगह भी घेरनी है और दोनों में लाइनें भी कॉमन ही हों। तो यहाँ तक हमने किया और इसको भी ऐसे ही बनाया। ये हमने लाइनें यहाँ तक खींची। ये क्या है हमारे स्टैक हैं, मगर हमें मालूम नहीं है कितनी है, मगर इतना पता है कि ये स्टैक जो हैं, जो बर्फ़ी है काजू की और बादाम की वो दोनों सेम है। तो पता नहीं है तो हम इसे n मान लेंगे, n इसकी स्टैक हो गई। मगर एक लाइन में कितनी काजू बर्फ़ी हैं
वो भी नहीं मालूम है, तो हमने सब लाइन में तो बराबर होंगी, तो एक लाइन में मान लिया हमने x है, और जो बादाम वाली बर्फ़ी हैं उसकी एक लाइन में मान लिया हमने y बर्फ़ी हैं। मगर स्टेक्स n है और पर स्टेक्स में बर्फ़ी जो है x और y हैं। फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते हैं। n तो दोनों में कॉमन है, हम 420 को कैसे लिख सकते हैं, n की मल्टीप्लाई x से। वो 130 को कैसे लिख सकते हैं, n की मल्टीप्लाई बाई से। n क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर है, और 420 का जो फैक्टर है n और x दो फैक्टर हैं इसके, 130 के भी कितने हैं, n और y दो फैक्टर हैं। दोनों फैक्टर में जो कॉमन है वो n है, और n जो है मैक्सिमम नंबर है, जो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर है जो कॉमन है इसमें। n क्या है, मैक्सिमम या हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी क्या है, HCF है। तो क्लियरली हमें पता चल गया होगा n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा 420 या 130 का। तो HCF कैसे निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो n जो है वो क्या है, HCF है किसका, 120 एंड 130 का। तो वही पुराना इसका रीति रिवाज है सॉल्व करने का। 130 जो है 200 और 420 को डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 3 ज़ा 3 0 ज़ा 3 3 3 ज़ा 13 3 ज़ा 39, 0 0 का 0, 2 से 9 गया नहीं जाएगा, 12 से 9 गया बचा 3। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, अभी हमारा क्या है, जो रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये हमारा HCF भी नहीं है जो डिवाइज़र है। तो इसको 420 को लिखेंगे हम 130 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3। रिमाइंडर अभी 0 नहीं है तो हमारा ये HCF नहीं है। अगला स्टेप क्या होगा, 30 से हम 130 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र बन जाता है अगले स्टेप में, और जो डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड बन जाता है। इसलिए 30 4 ज़ा 120 होता है, सबको पता है। यहाँ रिमाइंडर 10 बचेगा, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमें HCF नहीं मिला। तो 130 को कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, 130 कर दो 30 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 10, ठीक है। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, फिर से वही 10 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, तो 10 3 ज़ा 30। अब हमें 0 मिल गया है, तो कुछ यहाँ पर दिखाई दिया होगा, रिमाइंडर जब 0 आया तो हमारा डिवाइज़र क्या है, 10 है। तो इस स्टेप को कैसे लिखेंगे, 30 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0। रिमाइंडर जब हमारा 0 आ जाता है तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है हमारा, वही क्या होता है हमारा, HCF होता है। तो HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। तो हमारा आंसर क्या है, 10, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेक कितनी होगी, 10। n की वैल्यू कितनी आई, 10। दोस्तों इस क्वेश्चन को चाहें तो डायरेक्ट भी हम कह सकते थे 120 और 130 का HCF निकालो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वही हमारा क्या होता, स्टेक का नंबर होता। मगर अधिकतर ऐसी कोचिंग में होता है, मगर ऐसे कोई नहीं समझाएगा कि कैसे ये HCF निकालना है, HCF ही क्यों निकालना है इस क्वेश्चन में, ये कौन समझाता है, कोई नहीं समझाता है आजकल। तो ये हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।